ओके माय डियर स्टूडेंट्स, इन द लास्ट वीडियो हमने चैप्टर 6 की वर्कशीट 1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक अटैम्प्ट किए थे. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 9. सो द फिफ्थ क्वेश्चन इज फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ minus negative of 3xyz 4 by 9 x square z negative of 27 by 2 x y square z and verify the result for x is equal to 2 y is equal to 3 and z is equal to 1. लास्ट वीडियो में जो हमने 4 सम अटैम्प्ट किया था उसके अंदर भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था, बस चेंज क्या था कि उस क्वेश्चन में जो हमने प्रोडक्ट निकालनी थी ना उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल था x और सिर्फ उसी की वैल्यू हमें पुट करके रिजल्ट को वेरीफाई करना था. इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल 3 हो चुके हैं x y और z, बाकी सब कुछ सेम है. सो लेट्स सॉल्व दिस. फर्स्टली हम क्या करेंगे, तीनों के तीनों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की प्रोडक्ट निकालेंगे. एज वी ऑल नो कैसे निकालते हैं हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की प्रोडक्ट. फर्स्टली इन द फर्स्ट स्टेप वी विल डू द प्रोडक्ट ऑफ द कांस्टेंट टर्म्स, that is minus 3 multiplied by 4 by 9 multiplied by minus 27 by 2. okay, in the second step हम क्या करेंगे, अब like variables की multiply करेंगे. x x square and x multiplied by x square multiplied by x. अब y, इसमें y की कोई y वेरिएबल नहीं है, इसमें है y square. so that is बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाना है तो लगाओ, नहीं तो मत लगाओ. लेकिन अगर आप एक जगह लगा रहे हो तो आपको हर जगह लगाना पड़ेगा, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हो बिकॉज ब्रैकेट्स का मतलब ही मल्टीप्लिकेशन होता है. सो दैट इज़ वाई मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर. अब जेड की वेरिएबल हम देखते हैं, दैट इज़ जेड जेड एंड जेड. जेड मल्टीप्लाई बाय जेड मल्टीप्लाई बाय जेड. तो फिर जब हम इसे सॉल्व करेंगे, दो नेगेटिव है, एक नेगेटिव और दूसरा नेगेटिव मिलकर क्या बना दिया इसने, पॉजिटिव. कुछ कैंसिल आउट होता है तो हम कर लेते हैं. 9 टाइम्स 3 इज़ 27, ये कैंसिल हो गया. 2 टाइम्स 2 इज़ 4, ये भी कैंसिल हो गया. तो क्या बच गया, डिनोमिनेटर में ही डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा, न्यूमिनेटर में क्या बचा है, 3 टाइम्स 2 टाइम्स 3. अब ये हमारी मर्जी पे डिपेंड करता है, चाहे हम 3 और 2 को पहले मल्टीप्लाई करें, चाहे हम 3 और 3 को पहले मल्टीप्लाई करें, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होती है. सो 3 टाइम्स 3 इज़ 9 एंड 9 टाइम्स 2 इज़ 18. हम ऐसे भी कर सकते हैं, 3 टाइम्स 2 इज़ 6 एंड 6 टाइम्स 3 इज़ 18. उसके बाद यहाँ पे वेरिएबल सेम है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी. यहाँ पे कोई भी पावर नहीं है तो मैंने 1 लगा दिया, बिकॉज एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है कि हमने एक्स को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया है. तो अगर एक्स के ऊपर कोई भी पावर नहीं लगाई हुई, मतलब हमने एक्स को 1 टाइम मल्टीप्लाई किया है, तो मैंने यहाँ पे पावर 1 बना दी. इसी तरह से यहाँ पे भी 1 लिख दी, यहाँ पे भी 1 लिख सकती हूँ, यहाँ पे भी 1. मतलब एक ही बार हमने जेड को मल्टीप्लाई किया तो हमने पावर 1 बना दी. अगर हमने 2 टाइम वाई को मल्टीप्लाई किया है तो मैंने वाई की पावर 2 लगाई थी. ओके, तो जब मैं पार्ट्स ऐड करूँगी, 1 + 2 इज़ 3 एंड 3 + 1 इज़ 4. डायरेक्ट लिख रही हूँ x + 4. आप चाहें तो फिर नीचे पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि x रेज़ टू द पावर 1 + 2 + 1 ऐसे लिख सकते हैं, x रेज़ टू द पावर 1 + 2 + 1. फिर उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं x रेज़ टू द पावर 4, और चाहें तो मल्टीप्लिकेशन वाला स्टेप भी बढ़ा सकते हैं. मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ y रेज़ टू द पावर 1 एंड y रेज़ टू द पावर 2. व्हेन वी विल ऐड द पार्ट्स, 1 + 2 इज़ 3, तो फिर क्या आ जाएगा, y³. यहाँ पे भी 1 + 1 + 1 इज़ 3, सो z रेज़ टू द पावर 3. अब हमारे पास क्या आ चुका है, हमारे पास आ चुका है -3xyz 4 by 9 x square z negative of 27 by 2 x y square z is equal to 18 x रेज़ टू द पावर 4 y³ z³. तो इसने अब आगे मुझे पहले तो प्रोडक्ट निकालने के लिए बोला था, वो मैंने निकाल दी है ऑलरेडी. उसके बाद ये क्या बोल रहा है, वेरीफाई द रिजल्ट फॉर x इज़ इक्वल टू 2, y इज़ इक्वल टू 3 एंड z इज़ इक्वल टू -1. तो हमें कुछ भी नहीं करना, एक बार लेफ्ट हैंड साइड में हम ये सब वैल्यूज़, तीनों की तीनों वैल्यूज़ को पुट करेंगे, राइट हैंड साइड में यही तीनों वैल्यूज़ को पुट करेंगे. फिर हम चेक करेंगे कि क्या दोनों की दोनों वैल्यूज़ सेम हैं. इफ़ दे आर सेम देन द आंसर इज़ करेक्ट. तो हम लेफ्ट हैंड साइड में पहले पुट करते हैं. लेफ्ट हैंड साइड क्या है, यही वाली टर्म. मैं दोबारा नहीं लिख रही हूँ, आपको दोबारा लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड को उठा के दोबारा लिखना है. मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रही हूँ, चलो आपके लिए लिख देती हूँ.
बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू मिनिमाइज़ द टाइम, ताकि आप थोड़े टाइम में ज़्यादा चीज़ें समझ सकें, इसलिए मैं चीज़ों को स्किप कर रही हूँ। आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है, आपको अपनी फेयर नोटबुक पे हर स्टेप को बिल्कुल क्लैरिफिकेशन के साथ लिखना है, सो दैट इट इज़ रीडेबल और अंडरस्टैंडेबल। ओके, अब मैं वैल्यूज़ पुट कर रही हूँ। एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है मुझे? एक्स की वैल्यू 2, द वैल्यू ऑफ एक्स इज़ 2। मैं यहाँ पे बिग ब्रेसेस ले रही हूँ ताकि समझ में आ जाए। y की वैल्यू क्या है? 3। z की वैल्यू क्या है? -1, बिग ब्रैकेट्स क्लोज। दोबारा से 4/9। x की वैल्यू क्या है? 2, सो दैट इज़ 2 स्क्वायर। z की वैल्यू क्या है? -1। y की टर्म है, y वेरिएबल है ही नहीं इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। -27/2, x, the value of x is 2, the value of y is 3, so that is 3 square, the value of z is -1। दो टाइम अगर नेगेटिव का साइन आ जाता है, मतलब माइनस और माइनस, तो वो क्या बन जाता है? प्लस। सो ये प्लस का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो 3 times 2 is 6 and 6 times 3 is 18। ठीक है, मैं ऊपर चेक कर रही थी। तो फिर यहाँ पे आ गया 18। उसके बाद यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट हो रहा है? नहीं हो रहा, लेकिन हमें क्या दिख रहा है कि सिर्फ 1 टाइम नेगेटिव का साइन है, तो फिर माइनस आगे आएगा। ठीक है, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। 2 raised to the power 2 क्या होता है? 4, एंड 4 times 4 इज़, इसमें मैंने क्या किया है? दैट इज़ 4/9, 2 स्क्वायर -1। माइनस का साइन तो मैंने आगे ले लिया। 4/9 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर क्या होता है? 4। तो फिर अब मैं दोनों न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देती हूँ। 4 times 4 इज़ 16, सो दैट इज़ 16/9। अब उसके बाद 2 टाइम्स नेगेटिव, ये और ये, यानी नेगेटिव और नेगेटिव क्या बन गए? पॉजिटिव। तो यहाँ पे साइन तो ख़त्म हो गया। 27/2, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। 3 स्क्वायर इज़ 9। ये मैंने ऐसा इसलिए लिखा रहने दिया बिकॉज डिनोमिनेटर से बाद में कैंसिल आउट हो जाएगा, सो इट विल बी वेरी इजी फॉर द कैलकुलेशन पर्पस। तो 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या बचा? 18 मल्टीप्लाई बाय -16 मल्टीप्लाई बाय 27। अगर हम चाहें तो इसी प्रोडक्ट को करने की बजाय, सॉल्व करने की बजाय यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। एक बार हम राइट हैंड साइड देखते हैं। तो राइट हैंड साइड क्या है? 18 x रेज टू द पावर 4, y रेज टू द पावर 3, z रेज टू द पावर 3। तो यहाँ पे दोबारा से हम वही वैल्यूज़ पुट कर दें। x, द वैल्यू ऑफ x इज़ 2, so 2 raised to the power 4, the value of y is 3, 3 raised to the power 3, the value of z is -1। okay, so that is 18। 2 raised to the power 4 क्या होता है? 16। 3 raised to the power 3 क्या होता है? 3 3s are 9 and 9 times 3 is 27। एंड अगर नेगेटिव की ओड पार हो, तो हम पहले भी कर चुके हैं, तो आंसर नेगेटिव ही आता है। तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ, मैं नेगेटिव को अंदर ले जाऊँ, -16 27। आप अपनी फेयर नोटबुक पे इस मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व कर लेना। 16 और 27 को मल्टीप्लाई करोगे तो 432 आएगा, फिर उसे 18 से मल्टीप्लाई कर देना, देन यू विल गेट द आंसर। ओके, वैसे भी हमें यहाँ पे दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, लेकिन हमें प्रूव करने के लिए बोला गया, तो आप ये मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट करके इसे सॉल्व कर लेना। तो अब हमने प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, हिंस इट इज़ वेरीफाइड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th question. Okay, so our next question is question number 6. Find the product of a square b c square, 9ab square c square and negative of 4ab square c square. तो ये तीनों की तीनों मोनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। सो इसमें हमें क्या करना है? फर्स्टली वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट। उसके बाद हमें वेरीफाई करना है रिज़ल्ट कि क्या हमारा जो रिज़ल्ट है वो ए, बी और सी की गिवन वैल्यूज़ के लिए वेरीफाइड है, इक्वल है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? फर्स्टली वी आर गोइंग टू फाइंड द प्रोडक्ट। उसके बाद हम इक्वेट कर देंगे कि स्टार्टिंग में हमारे पास इनिशियली हमारे पास क्या था और लास्ट में जो हमारा रिजल्ट आया, प्रोडक्ट आया, वो क्या है। उसके बाद हम लेफ्ट हैंड साइड में ए बी सी की वैल्यूज़ पुट करेंगे, देन वी विल पुट दीज वैल्यूज़ इन द राइट हैंड साइड, देन वी कैन वेरीफाइड कि ये रिजल्ट इन तीन वैल्यूज़ के लिए भी वेरीफाई है या नहीं है, वैलिड है या नहीं है। सो
लेट्स स्टार्ट द सम। फर्स्टली हम क्या करेंगे, इन तीनों के तीनों मोनोमियल्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो उसके लिए हमें क्या स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। फर्स्टली वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई द कांस्टेंट टर्म। इसके अंदर कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में है, सो वी आर गोइंग टू राइट इट डाउन। इसमें भी है, सो दैट इज़ -4। उसके बाद ए वेरिएबल की ए वेरिएबल ये रहा, दैट इज़ ए स्क्वायर, दैट इज़ ए एंड दैट इज़ ए। उसके बाद बी वेरिएबल, दैट इज़ b square and that is again b square, and the last variable c। like terms देखनी है, like variables देखने हैं, c square and the last is c raised to the power 4। इस क्वेश्चन में c raised to the power 4 है। ओके, सो 9 times 4 is 36। और अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, मतलब एक लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है, एक पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है, एक नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है, तो कोई भी अपने गोल पर नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि एकता में बल, एक साथ चलेंगे तभी रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट नेगेटिव होने वाला है। अब यहाँ पे अगर किसी चीज़ की पावर नहीं लिखी हुई, वी कैन राइट इट 1, क्योंकि यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि a को सिर्फ 1 टाइम मल्टीप्लाई किया गया है, एंड a स्क्वायर का मतलब क्या है कि हमने a को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। c रेज़ टू द पावर 4 का मतलब क्या है कि हमने c को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ पे एक ही बार लिखा हुआ है, मतलब हमने 1 टाइम मल्टीप्लाई किया है। सो पार्ट्स ऐड करेंगे, 2 + 1 is 3 and 3 + 1 is 4, so that is a raised to the power 4। 1 + 2 is 1 + 2 is 3 and 3 + 2 is 5, so that is b raised to the power 5। 2 + 2 is 4 and 4 + 4 is 8, so that is c raised to the power 8। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, -36, a raised to the power 4, b raised to the power 5 and c raised to the power 8। ओके, तो अब हम लिख सकते हैं कि स्टार्टिंग हमने कहाँ से की थी। हमने स्टार्ट किया था यहाँ से, दैट इज़ a स्क्वायर b c स्क्वायर 9ab square c square -4ab square c raised to the power 4। और लास्ट में हम कहाँ पर आ गए, -36 a raised to the power 4, b raised to the power 5 and c raised to the power 8। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, वेरीफाई करना है रिजल्ट किन 3 वैल्यूज़ के लिए, कि a की वैल्यू है हाफ, b है -1 एंड c इज़ 1। सो वेरिफिकेशन हम यहाँ पर लिखेंगे कि हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं। सो लेफ़्ट हैंड साइड में मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट कर रही हूँ। आपको पूरा का पूरा पहले लेफ़्ट हैंड साइड लिखना है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। सिर्फ इस रीज़न से मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ को पुट कर रही हूँ। आपको पहले लेफ़्ट हैंड साइड पूरा लिखना है, आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू पुट द वैल्यूज़। तो ए की वैल्यू क्या है, हाफ। मैं पहले बिग ब्रेसेस यूज़ कर रही हूँ ताकि ब्रैकेट्स में हम कंफ्यूज ना हो। सो ए की वैल्यू हाफ, ऊपर पार है 2। बी, द वैल्यू ऑफ बी इज़ -1, द वैल्यू ऑफ सी इज़ 1 स्क्वायर। उसके बाद इस वाली टर्म में अगर मैं ए की वैल्यू हाफ, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी, दैट इज़ -1 स्क्वायर, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सी, नेक्स्ट -4, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए, हाफ, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी, नेगेटिव, what is the value of c। okay, so 1 square is, कैसे किया मैंने, अगर मैं इसे देखूँ 1 raised to the power 2 का स्क्वायर, पहले 1 का स्क्वायर, न्यूमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो 1 की पावर कितनी भी कर लो, आंसर 1 ही आने वाला है। 2 स्क्वायर, 2 times 2 is 4, so that is 1/4। अब मैं मुझे नेगेटिव दिख रहा है, एक बार नेगेटिव है और 2 बार पॉजिटिव है, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो रिजल्ट हमारा नेगेटिव ही आने वाला है। ओके, 1 का स्क्वायर, एक बार अगर हम सिर्फ स्क्वायर ही निकाल लें तो 1 स्क्वायर ऑफ 1 इज़ 1, तो फिर यहाँ पे सिर्फ 1 आ जाएगा, वो लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, देयर इज़ नो नीड टू राइट इट हियर। 9 एज इट इज़, 1/2 एज इट इज़। नेगेटिव का स्क्वायर, अगर इवन पावर होती है तो हमारा रिजल्ट क्या आता है, पॉजिटिव। 1 का स्क्वायर मतलब इसका रिजल्ट आने वाला है पॉजिटिव, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, सो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 2 से 4 कैंसिल हो रहा है, 2 times 2 is 4, -2 -1 का अगर इवन पावर है तो फिर रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। 1 की कितनी भी पावर कर लो, आंसर पॉजिटिव ही आने वाला है।
सो दैट इज़ -1/4 9 और 1/2 की अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, सो 9 टाइम्स 1 इज़ 9। डिनोमिनेटर के साथ किसी भी चीज़ की मल्टीप्लिकेशन नहीं है, मल्टीप्लाई बाय -2। 2 टाइम्स नेगेटिव है यानी इवन पावर है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि एक बार नेगेटिव दूसरी बार नेगेटिव, कुछ कैंसिल आउट होता है, यस। तो फिर आंसर क्या आ गया 9। न्यूमिनेटर को अगर मैं न्यूमिनेटर के साथ 1 की 9 के साथ मल्टीप्लाई करूँ 9 की 1 के साथ करूँ 1 ही बचा है ना यहाँ पे, सो दैट इज़ 9 और डिनोमिनेटर में 4 की 1 के साथ दैट इज़ 4। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अगर अब मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करूँ दैट इज़ -36। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ लेफ्ट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड की मैंने पूरी की पूरी ये नहीं लिखी, आपको लिखनी है, लेकिन राइट हैंड साइड की मैं लिख रही हूँ क्योंकि ये छोटी है, इट विल नॉट टेक मोर टाइम। -36 व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए, दैट इज़ हाफ। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी, दैट इज़ -1। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सी, दैट इज़ +1। -36 एज इट इज़। 1 अगर मैं 1/2 है रेज़ टू द पावर 4, तो न्यूमिनेटर की पावर मैं अलग ले लेती हूँ, डिनोमिनेटर की पावर मैं अलग ले लेती हूँ। 1 की कितनी भी पावर हो आंसर 1 ही आने वाला है। 2 रेज़ टू द पावर 4, 2 टाइम्स 2 इज़ 4, 4 टाइम्स 2 इज़ 8, 8 टाइम्स 2 इज़ 16। मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4 बार हमने 2 को मल्टीप्लाई किया। -1 की अगर नेगेटिव पावर हो तो हमारा आंसर क्या आता है नेगेटिव। कैसे देखा हमने, एक बार नेगेटिव, दूसरी बार, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, तो रिजल्ट क्या आ गया नेगेटिव। 1 की कितनी भी पार कर लो हमारा आंसर 1 ही आने वाला है, सो देयर इज़ नो नीड टू राइट इट हियर। अब ये 4 टाइम्स 4 इज़ 16, 4 टाइम्स 9 इज़ 36। एक बार नेगेटिव, दूसरी बार नेगेटिव, तो मिलकर क्या बन जाएंगे पॉजिटिव। 9 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 9 एंड मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 9। डिनोमिनेटर में किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई नहीं करना, तो हमने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो राइट हैंड साइड के आंसर के बिल्कुल इक्वल है। सो आई कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हिंस वेरीफाइड। So our next question is question number 7. Find the area of a rectangle whose sides are given below 2a और 3a। यहाँ पे अंडरस्टैंडेबल है कि जो लंबी है वो वाली लेंथ है और जो छोटी है वो ब्रेथ है। सो हेयर इज़ द रेक्टेंगल, इसकी लेंथ कितनी है 3a और ब्रेथ कितनी है 2a। ओके, तो फिर अब हमें इसका एरिया निकालना है एंड वी नो द फॉर्मूला सॉल्यूशन। अगर हम स्टार्ट करें, we know that the area of rectangle क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे लेंथ की वैल्यू क्या है 3a, ब्रेथ की वैल्यू क्या है 2a। सो द आंसर इज, कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्टली वी विल मल्टीप्लाई द कांस्टेंट टर्म, सो दैट इज़ 3 टाइम्स 2। फिर हम लाइक वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज़ a मल्टीप्लाई बाय a। सो 3 टाइम 2 इज़ 6। a की पावर में 1 लिख सकती हूँ क्लैरिफिकेशन के लिए, मोर क्लैरिटी के लिए। तो 1 + 1 जब बेस सेम हो तो क्या हो जाती है, बेस एज इट इज़ पार्ट्स ऐड हो जाती है। 1 + 1 इज़ 2, सो द आंसर इज़ 6a स्क्वायर। मुझे आंसर के बाद स्क्वायर यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, तो सॉरी एरिया है, तो एरिया जो भी जब भी हम लिखते हैं तो वो स्क्वायर यूनिट्स में लिखते हैं, और जब भी हम वॉल्यूम लिखते हैं तो क्यूबिक यूनिट्स में लिखते हैं। इस बात को ध्यान में रखना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी हम एरिया लिखेंगे तो वो स्क्वायर में लिखेंगे, और जब भी हम वॉल्यूम लिखेंगे तो वो क्यूबिक यूनिट्स में लिखेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। दोबारा से हमें एक रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, इन विच whose length is thrice मतलब 3 गुना, इट्स ब्रेथ अपनी ब्रेथ की थ्राइस है, मतलब 3 गुना है। तो ब्रेथ भी तो पता होनी चाहिए ना हमें क्या है, तो ब्रेथ क्या गिवन है हमारे पास, हमारे पास ब्रेथ गिवन है 4x। ठीक है, तो जो हमारे पास गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, हमें एरिया निकालना है एक रेक्टेंगल का, हुज लेंथ इज थ्राइस इट्स ब्रेथ, वेयर ब्रेथ इज 4x। तो जो हमारे पास गिवन है पहले हम वो लिख लेते हैं। क्या गिवन है हमारे पास, हमारे पास गिवन है ब्रेथ ऑफ
रेक्टेंगल, कितनी है ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ये गिवन है हमारे पास, ठीक है। और लेंथ हमारे पास क्या गिवन है, फाइंड द एरिया, वो हम बाद में निकालेंगे, हुज लेंथ इज, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या है, थ्राइस, मतलब 3 टाइम्स इट्स ब्रेथ। तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे ब्रेथ, इसकी ब्रेथ का थ्राइस है, ठीक है। ब्रेथ की वैल्यू हमें पता है क्या है 4x, वो हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन तो बहुत ज़्यादा इजी है, 3 टाइम्स 4 इज़ 12 और x एज इट इज़, ठीक है। तो मेरे पास अब लेंथ की वैल्यू आ गई, ब्रेथ की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी गिवन थी, मुझे निकालना क्या है, फाइंड द एरिया। एरिया निकालने का फॉर्मूला हमें पहले से पता है, दैट इज़ लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो लेंथ की वैल्यू क्या है 12x और ब्रेथ की वैल्यू क्या है 4x। तो हम कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, पहले फर्स्टली वी विल मल्टीप्लाई द कांस्टेंट टर्म, दैट इज 12 मल्टीप्लाई बाय 4, देन वी विल मल्टीप्लाई द लाइक वेरिएबल्स, x मल्टीप्लाई बाय x, 12 टाइम्स 4 इज 48, x की पावर 1, x की पावर 1 बेस सेम, तो पावर ऐड 1 + 1 इज़ 2, सो दैट इज़ द आंसर। इसके पीछे भी लिखना बहुत ज़रूरी है, दैट इट इज़ स्क्वायर यूनिट, 48x स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। सो आवर लास्ट क्वेश्चन इज़ फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, हमें उस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है हुज ब्रेथ इज़ b, जिसकी ब्रेथ हमारे पास b गिवन है, एंड लेंथ इज़ द स्क्वायर ऑफ द ब्रेथ, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट दिस सम, एरिया निकालना है बाद में देखेंगे, हुज ब्रेथ इज़ b, ब्रेथ गिवन है, सो वी विल राइट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, क्या है ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, दैट इज़ b। उसके बाद लेंथ हमारे पास गिवन है, क्या गिवन है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, क्या है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, इज़ स्क्वायर ऑफ ब्रेथ। तो हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर ऑफ ब्रेथ, ब्रेथ की वैल्यू क्या है b, सो दैट इज़ b स्क्वायर। तो मेरे पास लेंथ आ गई, ब्रेथ आ गई, तो मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल सकती हूँ ना। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, क्या है फॉर्मूला, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ लेंथ, दैट इज़ b स्क्वायर, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ब्रेथ, दैट इज़ b। सो व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ लाइक वेरिएबल है, तो हम क्या करेंगे, वी विल ऐड देयर पावर्स, ऐसे ही करते हैं ना, जब बेस सेम होते हैं तो पावर को ऐड कर देते हैं। यहाँ पे b की पावर कुछ भी नहीं थी तो मैंने 1 पुट कर दिया। इसको हम पहले वाले सम की तरह बनाने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन की जगह पे मैंने ब्रैकेट्स लगा दी, यहाँ पे b की कुछ भी पावर नहीं थी तो मैंने 1 बना दिया, तो दैट इज़ 2 + 1, वो मैंने लिख दिया। सो b³ स्क्वायर यूनिट, दैट्स ऑल।